हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसके कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए थे और उनका वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। आप उन्हें ज़रूर जाकर देखें प्लेलिस्ट में से। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसके यूजेस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उनमें से क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं हमेशा। तो आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द मेथड ऑफ स्टडिंग अ फिजिकल फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि किसी भी फिजिकल फिनोमिना को डायमेंशंस के आधार पर स्टडी करना। डायमेंशंस के आधार पर किसी भी फिजिकल फिनोमिना, कोई प्रिंसिपल है, कहीं कोई थ्योरम है, या कहीं कोई ऐसा फिजिकल इवेंट है, या किसी आपको थ्योरी को समझना है और उसको आप किसकी बदौलत समझ रहे हैं? डायमेंशंस की बदौलत। डायमेंशंस क्या होते हैं ये मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया, तो आप जरूर जाकर देखें। मैं आपको ब्रीफ में फिर से बता देता हूँ। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी जो पावर्स रहती है हम उनको डायमेंशंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे डेंसिटी अपन ले लेते हैं। तो व्हाट इज डेंसिटी? तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए अपन लिखेंगे m, और वॉल्यूम यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो तीनों के लिए हम L³ लिखेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो हो गया L³। तो अगर इसको हम ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो ये इस फॉर्म में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला शो हो जाएगा। और ये जो पावर्स है इसकी 1, -3 एंड 0। जीरो क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई रोल नहीं है, तो जिसका रोल नहीं है उसके पावर में क्या लगा दिए? 0। तो ये जो पावर्स आई हैं ये डेंसिटी की डायमेंशंस कहलाएंगे। यानी मास पर 1 डायमेंशन इसका, लेंथ में -3 डायमेंशन है, और समय में यानी टाइम में कितना डायमेंशन है? 0 डायमेंशन है। तो ये डेंसिटी के डायमेंशंस हो गए। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, आप जरूर जाकर देखें। तो हम कहाँ थे कि डायमेंशंस के बेसिस पे किसी भी फिजिकल फिनोमेना को स्टडी करने को ही हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं। 3 यूजेस हैं, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला यूज है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में दिया हुआ है, मान लीजिए CGS में दिया हुआ है, और आपको पता करना है कि उसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो कितना होगा। तो ये आप इस डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से जान सकते हैं। यानी कि एक सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी की दी गई यूनिट को आप दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, दूसरे सिस्टम की यूनिट में चेंज कर सकते हैं उसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे अपन। तीनों के एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दूसरा इसका यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है या फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है, तो वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, इस बात का भी आप पता लगा सकते हैं। और तीसरा है टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मान लीजिए आपको 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज दी गई है और ये कहा गया है कि भाई इन फिजिकल क्वांटिटीज में कौन सा रिलेशन है, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटीज दूसरी क्वांटिटीज पर किस तरीके से डिपेंड है या नहीं है। तो इस बात का भी पता हम आसानी से लगा सकते हैं और उनके बीच क्या रिलेशन है उस रिलेशन को शो करता हुआ एक एक्सप्रेशन भी तैयार कर सकते हैं। तो ये इसके यूजेस हो गए। अब हम बारी बारी से तीनों यूजेस के कुछ एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला यूज है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। ठीक है, इसके एग्जांपल लेने से पहले हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसकी बदौलत इसके एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका मैग्नीट्यूड सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करने से चेंज नहीं होता। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई मेरे पास सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस का मास जो है
मान लीजिए 1 किलोग्राम है, ठीक है। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है और उसका मास कितना है 1 किलोग्राम। अब मैं इसको ग्राम में चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। तो आप गौर से देखिए कि हमने यूनिट के साइज को कम किया। किलोग्राम जो है वो मास का बड़ा साइज है, बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट है, और हम उसको किस में चेंज कर रहे हैं, ग्राम में। ग्राम मास का छोटा यूनिट है। तो देखो मैंने यूनिट के साइज को कम किया तो आप देख रहे हैं कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में आप देखना कि अगर आप यूनिट का साइज कम कर रहे हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी, और अगर आप यूनिट का साइज बढ़ा रहे हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ 1 सेंटीमीटर किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ है, 1 सेंटीमीटर। अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको लिखना पड़ेगा 1/100 मीटर, या उसको 10⁻² मीटर भी लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी कम है न्यूमेरिकल वैल्यू, उधर 1 है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने यूनिट का साइज बढ़ा दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब दोनों में कैसा रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों, जब एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, और एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो हम आसानी से ये लिख सकते हैं कि ऑलवेज न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ यूनिट, या यूनिट आप सिंपली आप उसको यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नहीं, याद रखें इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और प्रोपोर्शनलिटी का अगर हम साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कांस्टेंट एन यू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसको हम लिख सकते हैं N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, ठीक है। N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, और इसलिए हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बहुत आसानी से लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू NU। Q उसका फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, ओवरऑल मैग्नीट्यूड, जो कि दो चीज़ों से मिलकर बना है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, साइज ऑफ यूनिट, ओके। और ये N1 U1 N2 U2 क्या है, ये किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू, और उस सिस्टम ऑफ यूनिट में उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, और वैसे ही दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, और उस दूसरे सिस्टम में उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, ठीक है। अब ये यूनिट है तो यूनिट को हम हमेशा डायमेंशनल फार्मूला के रूप में लिखेंगे, और डायमेंशनल फार्मूला जो है वो MLT के फॉर्म में लिखा जाता है। तो चलिए मान लेते हैं हम कि ये रहा N1, और U1 क्या है, पहला कोई सिस्टम, पहला आप किसी को भी बोल सकते हो। मान लो मेरे को CGS टू SI चेंज करना है तो CGS आपका फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट हो जाएगा, और SI सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट हो जाएगा। मान लीजिए आपको SI से चेंज करना है FPS में, तो SI हो जाएगा आपका पहला, और FPS हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है। तो ये N1 हो गया। U1 जो है वो पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट है उस फिजिकल क्वांटिटी का, तो हम उसको डायमेंशनल फार्मूला के फॉर्म में लिखते हैं M1L1T1। पावर में आप ABC लगा दो, क्योंकि अभी हमको पता नहीं कि वो वास्तव में फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी, तो इसलिए हम ABC लगा दिए। यहाँ पे आप देखेंगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ N2, और लिख देता हूँ M2L2T2 ABC, ठीक है। 2 क्यों लगाया हूँ, क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये कोई दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, और उसमें उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये N2 को अकेला रख के इस पूरे चीज़ को नीचे पलटा देते हैं, और N2 को मैं इस साइड लिख लेता हूँ, N1 ऐसे हो गया। अब इसको जब आप नीचे लाओगे तो M1 के अपॉन में N2 लिख दो, पावर में A लगा दो, L1 अपॉन L2 लिख दो, पावर में B लगा लो, T1 अपॉन T2 लिख दो, पावर में क्या लगा लीजिए C। ये फॉर्मूला आपको काम आएगा जहां N2 जो है वो फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू है दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, N1 पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है, और बाकी इस मास के लिए, लेंथ के लिए, टाइम के लिए सब आप पहले से ही जानते हैं। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी मदद से हम इस चीज़ को समझा सकें कि किस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को हम जब दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं उसकी यूनिट को, तो कैसे चेंज होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं।
मान लीजिए मुझे चेंज करना है जूल को अर्ग में। जूल क्या है? वर्क का ऐसा सिस्टम में यूनिट है, ठीक है। वर्क का भी है और ये एनर्जी का भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लेट अस कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। लेट अस कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। हमको ये पता करना है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग, ठीक है। जूल क्या है? ऐसे सिस्टम में वर्क का यूनिट, और अर्ग क्या है? सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट, ओके। तो चलिए सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपको जिसको हमने ये तो पता कर लिया कि ये यूनिट्स आखिर किस फिजिकल क्वांटिटी की है, तो ये आपको पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी फिजिकल क्वांटिटी की यहाँ बात चलेगी उसका हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होता है, ठीक है। तो हमको पता चल रहा है कि ये वर्क के बारे में बातचीत हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, ठीक है। आप एनर्जी भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का भी ये सब यूनिट्स वही होता है, और वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला वर्क। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml2t-2, ml2t-2। यहाँ पे आप देख रहे हो a कितना है 1, b कितना है 2, c कितना है -2, ठीक है। ये ए बी सी कैसे पता किए अपन? इसकी जो पावर्स है ना, देखो m का पावर कितना है 1, b का l का पावर कितना है 2, तो वो b इक्वल 2 हो गया है। t का पावर कितना है -2, तो c इक्वल क्या हो गया? -2, ठीक है। ये बी सी की वैल्यूज हो गई। चलिए फटाक से हम देखते हैं कि n1 क्या होगा। व्हाट इज n1? n1 क्या? फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किसको कन्वर्ट करना है? 1 जूल को। तो जूल कितना है? 1, तो ये n1 हो जाएगा 1 इंटू अर्ग। तो अर्ग में चेंज करना है, तो हमको पता नहीं कितने अर्ग होंगे, तो वही हमको पता करना है। यानी हमको पता करना है n2 हमको पता करना है। n1 दिया 1 जूल, ओके। नाउ हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई m1 क्या है। m मतलब मास के लिए हम लिखते हैं m1 यानी कि फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट हमारा क्या है? हम किस में से किस में जा रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमको जाना है कहाँ से कहाँ? जूल इंटू अर्ग, यानी कि जाना है SI से जाना है CGS में, ठीक है। SI से जाना है CGS में, तो हम m1 लिखते हैं। तो ऐसे सिस्टम में मास का यूनिट होता है 1 किलोग्राम और इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख दिए अपन। L1 क्या है? लेंथ का यूनिट है। ऐसे सिस्टम में होता है 1 मीटर, जो कि होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। T क्या है? समय है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड ही है। n1 लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे 1 जूल, है ना। n1 इक्वल 1 जूल, और कितना अर्ग होता है वो पता करना है। चलिए हम देखते हैं कि m2 क्या है। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम, क्योंकि CGS सिस्टम में मास को ग्राम से मेजर करते हैं। L2 किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ वहाँ पे सेंटीमीटर से मेजर करते हैं। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। T2 1 सेकेंड। n2 ही तो पता करना है, तो बस देर किस बात की। अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, आप जस्ट उसी को इस्तेमाल कीजिए बस। n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 by m2 रेस्ट टू द पावर a, l1 by l2 रेस्ट टू द पावर b, t1 by t2 रेस्ट टू द पावर हो जाएगा c। n1 की वैल्यू 1 रख दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। m1 by m2 तो ये हो जाएगा 1000, m1 की वैल्यू 1000, m2 की वैल्यू 1, हो जाएगा 1000 by 1। a की वैल्यू 1 है, तो 1 लगा दिए पावर में। नाउ l1 by l2 100 by 1, l1 की वैल्यू 100 है, l2 की वैल्यू 1 है, 100 by 1 लगा दो। t1 1 by 1, b के पावर में कितना है 2, c के पावर सॉरी b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -2, ओके। ए बी सी की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू 1, b की 2, c की -2। ए बी सी की वैल्यू कैसे आई थी? ये जो पावर से उन्हीं को ए बी सी कहा गया। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे 1000 मतलब होता है 10⁻³ और 100 मतलब होता है 10 स्क्वायर, और ऊपर और स्क्वायर, इसलिए 10⁻⁴ हो जाएगा। यहाँ तो 1 by 1 है, तो 1 by 1 यानी 1 और 1 रेज़ टू द पावर -2 यानी 1 ही होगा।
तो कुल मिला के हमारे पास आया 10⁻⁷ और ये N2 की वैल्यू है। और N2 क्या था? CGS सिस्टम में उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसका यूनिट कितना है, कौन सा है यूनिट? अर्ग। तो ये अर्ग होगा, ठीक है। यानी आपको पता चल गया कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग। तो मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो आप बिंदास पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं जल्दी से इसको मिटा देता हूँ, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। सेकंड अपन एग्जांपल लेते हैं। द वैल्यू ऑफ जी, जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इन CGS सिस्टम is 6.67 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और कौन सा सिस्टम है? CGS सिस्टम में। हमको इस जी की वैल्यू पता करनी है SI सिस्टम में। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इन SI सिस्टम। जी की वैल्यू CGS सिस्टम में दी गई है और हमको SI सिस्टम में पता करना है। तो जल्दी से हम ये काम करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अर्थात जी का डायमेंशनल फॉर्मूला खोजते हैं सबसे पहले। तो ये आपको याद रहना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर मान लीजिए आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है तो चिंता की बात नहीं है, आप वो फॉर्मूला याद कीजिए जिसमें जी आता हो। तो जी सबसे पहले हम किस में पढ़े हुए हैं? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक है। वो नियम कहता है कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम उसको लिख दिए और यही प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं, उसी को जी कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 बाई आर स्क्वायर। फटाक से आप जी की वैल्यू निकाल लो, एफ आर स्क्वायर m1 m2 हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो ये होता है mL_t-2 आर स्क्वायर यानी L2, और m1 m2 दोनों के लिए mm लिखेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। चलिए फटाक से आप देखो, एक m में एक m कटेगा, एक m ऊपर चढ़ेगा, L3 हो जाएगा, एक और दो तीन और t-2। तो यहाँ पे आप देख लो कि ए बी सी कौन है। हियर व्हाट इज ए? m के पावर में जो है वही a है यानी -1। b कौन है? 3 और c कौन है? -2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमको कहाँ से कहाँ जाना है उसको देख लेते हैं। अभी हमको वैल्यू दी गई है CGS में, जाना कहाँ है? SI में। तो एक तरफ हम लिखेंगे CGS सिस्टम और एक तरफ लिखेंगे SI सिस्टम, ठीक है। अब देखो व्हाट इज m1? तो यूनिट ऑफ m1 जो है अपन मास के लिए लिखते हैं और मास का यूनिट होता है CGS सिस्टम में ग्राम, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1 ग्राम। व्हाट इज m2? तो ऐसे में मास को अपन किलोग्राम से नापते हैं, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। उसके बाद आता है L1, लेंथ हो गया CGS सिस्टम में 1 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल लेते हैं। आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर हम जब पिछले वाला एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हमने जो इस तरफ लिखा था, ठीक है, जो हमने इस तरफ लिखा था, हम कहाँ किस में से किस में जा रहे थे? हम SI से जा रहे थे CGS में। तो ऐसे सिस्टम में जो यूनिट्स थी उनको हम CGS के इक्विवेलेंट लिखते जा रहे थे। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं कि उधर की यूनिट को हम लोग CGS के इक्विवेलेंट लिख रहे हैं। तो ऐसा कुछ निश्चित नियम नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, 10⁻³ किलोग्राम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
क्योंकि आगे चल के जब आप वो फॉर्मूला लगाएंगे N2 N1 वाला, तो आखिर हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, M1/M2 लिखते हैं। वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है, ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है। इसलिए इस बात की चिंता ना करें कि कन्वर्ट किसको करना है, बस इतना ख्याल रखिए कि सेम रखना है। या तो इस दोनों को किलोग्राम में रख लो या तो दोनों को ग्राम में रख लो, तो ये सेम रहना चाहिए, ठीक है। फिर आपका काम नहीं बिगड़ेगा, ये गारंटी है। तो हम कहाँ थे, तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम हो गया। ये 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर को हमने 100 सेंटीमीटर लिख दिया। T1 तो भैया दोनों में सेकंड है, T2 सेकंड है। N1 की वैल्यू CGS में कितनी दी है, 6.67 10⁻⁸ 9 मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पे देखो N2 की वैल्यू कितनी है, वो तो पता करनी है हमको, ठीक है। N2 ही तो पता करना है बाबा। तो जल्दी से हम फॉर्मूला लगाएंगे और फटाक से इसका वैल्यू लाएंगे, ठीक है। आप ट्राई कीजिए कॉपी में कि चेक कीजिए आपसे बन पा रहा है या नहीं, ठीक है। वीडियो को स्किप करके चेक कीजिए जरूर। मैं फिलहाल सॉल्व करता हूँ इसको। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला बताइए, तो ये फॉर्मूला होता है N2 = N1 M1/M2 raised to the power A, L1/L2 raised to the power B, T1/T2 raised to the power C, N1 6.67 10 raised to -8, M1/M2 हो जाएगा तो 1 ग्राम अपॉन M2 क्या है, 1000 पावर में A की वैल्यू कितनी है सर, -1 लिखना है उसको। L1/L2 तो L1 है 1 सेंटीमीटर, L2 क्या है 1000, पावर में कितना है भाई, ये हो जाएगा 3, T1/T2 1/1 raised to the power -2। चलिए 6.67 10 raised to -8, 1000 के पावर में -1 है। ध्यान से देखिए 1000 के पावर में कितना है, -1, यानी 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3, ऊपर जाएगा 10⁻3 और 10⁻3 के पावर में हो जाएगा ये वाला -1। तो माइनस पावर के ऊपर पावर रहता है ना, तो पावर का आपस में इंटू होता है और -3 का -1 से इंटू होगा तो +3 बनेगा। तो ये हो गया। इधर 10⁻3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻3 -3 त्रिज्या -9 होगा। तो ये हो जाएगा -3 त्रिज्या -9। ओके, कहीं भी डाउट है तो बिंदास आप पूछ लीजिए। मिस्टेक हो रहा है कुछ, सॉरी, यहाँ पे 100 आएगा। देखिए ध्यान से, L1/L2, L1 जो है वो 1 सेंटीमीटर और L2 जो है वो 1 मीटर था, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हो जाती है। आप लोग भी ध्यान दीजिए, मैं भी ध्यान देता हूँ। 100 हो गया तो 100 मतलब 10 स्क्वायर के पावर में 3, यानी 10⁻6 और ऊपर जाएगा तो 10⁻6। सो ओवरऑल 6.67 10⁻8, 3 और -6 मिलके हो जाएंगे -3, है ना। 3 - 6 यानी -3 और -3 और -8 यानी -11, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं SI में, इसलिए इसका यूनिट SI के हिसाब से लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये G की वैल्यू हो गई, वैल्यू ऑफ G इन SI सिस्टम, ठीक। इसको बहुत ध्यान से आप इन वैल्यूज को लिखेंगे। जल्दबाजी में गलती हो जाती है, जैसे मेरे से भी हो गई, आपको नहीं करनी है गलती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 एग्जाम्पल मेरे ख्याल से पर्याप्त है। अगर आप और एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो वो भी ऐसे बने हैं। कहीं भी डाउट होगी तो जरूर पूछेंगे आप। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या है, सेकंड यूज़ क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उसको भी समझते हैं अपन। आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए और अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा ये। मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूँ। सेकंड यूज हम इसका अच्छे से पढ़ लेते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। ओके, मान लीजिए आपके पास कोई फिजिकल रिलेशन या फिजिकल इक्वेशंस दिया हुआ है
और आपको ये चेक करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस, इसलिए हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस जो है वो डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। न्यूमेरिकली करेक्ट है कि नहीं है ये चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात को हम यहाँ पे अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। और ये जो सेकंड पॉइंट है जिसमें हम किसी फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करेंगे, उसके लिए हम एक अभी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इस प्रिंसिपल का ये कहना है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा कब? कोई भी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा जब उस फिजिकल इक्वेशन के दोनों साइड यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स की डायमेंशंस जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। डायमेंशंस क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, सबके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने चाहिए। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, कोई भी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब होगा? जब उस फिजिकल इक्वेशन के दोनों ओर, ठीक है, डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दोनों ओर कहने का अर्थ ये है कि लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स हैं उन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में सेम होना चाहिए, और वो राइट साइड के जितने भी टर्म्स हैं उन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपस में सेम होना चाहिए, और उतना ही होना चाहिए जितना कि लेफ्ट साइड वाले टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, यानी सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, एक जैसा, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट और राइट का अलग अलग है, ऐसा नहीं। जितना लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला उतना ही वैसा ही डायमेंशनल फॉर्मूला राइट साइड का भी होना चाहिए। जल्दी से हम एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं तो आपको अच्छे से मजा आएगा। मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन लिखा है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो इसमें लेफ्ट राइट मिला के जितने टर्म्स हैं हम सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के देखते हैं। चलिए यहाँ पे जो सिंबल इस्तेमाल किए गए हैं उन सब का मतलब आपको पता रहना चाहिए। एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम है, ए जो है वो क्या है? एक्सेलरेशन है। तो एस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बताइए? एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक प्रकार से लेंथ है ये, तो हम इसके लिए केवल एल लिखेंगे, एम जीरो टी जीरो यू टी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, यू क्या है? वेलोसिटी, एम जीरो एल टी माइनस वन, बगल में टी है, टी माइनस वन टी कटेगा, एम जीरो एल टी जीरो आ जाएगा। अगला है हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, उसकी कोई डायमेंशन होती नहीं, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ए एक्सेलरेशन है तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का एम जीरो एल टी माइनस टू, और टी स्क्वायर है इसलिए टी स्क्वायर, तो टू माइनस टू कट जाएगा, तो आपके पास आखिर उतना ही आएगा जितना कि आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों साइड में जितने भी टर्म्स है, दोनों साइड मिलाकर जितने भी टर्म्स है सबके डायमेंशन सेम है, इसलिए ये इक्वेशन क्या होगा? डायमेंशनली करेक्ट होगा। न्यूमेरिकली करेक्टनेस की जांच हम नहीं कर सकते, यानी कि अगर मैं इक्वेशन को ऐसा ना लिखकर अगर कुछ ऐसा लिखा होता तो आप देख सकते हैं दोनों में क्या फर्क है। यहाँ पे हाफ इधर है और यहाँ पे इधर है। अगर हम इसका डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करते तब भी यही होता, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे हाफ का कोई रोल था नहीं, क्योंकि वो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, तो वो यहाँ पे भी वही होता। तो यहाँ पे भी हमको सेम रिजल्ट ही मिलता कि डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट अब भी है, मगर ये न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है। जब हम इसको डिराइव करते हैं, एक्चुअली क्या है, ये जो है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो जब उसको हम डिराइव करते हैं तो वो ऐसा प्राप्त होता है, न कि ऐसा, ठीक है। तो ये करेक्ट नहीं है न्यूमेरिकली, बट डायमेंशनल फॉर्म में ये करेक्ट है। चलिए हम और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम जी,
और चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ, वेवलेंथ लेंथ, वेवलेंथ मतलब लेंथ है, एल टी जीरो एम जीरो। अब राइट साइड में देखते हैं एच अपॉन एम वी को देखते हैं। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, एम एल टू टी माइनस वन। ये सभी आपको याद रहनी चाहिए। नीचे क्या है, स्मॉल एम मास है, मास के लिए एम लिखते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन। आप देख रहे हैं एम एम कटेगा, एल एल में से एक एल कटेगा, एक एल ऊपर बचेगा, टी माइनस वन से टी माइनस वन कट जाएगा तो केवल एल बचेगा। आप अगल बगल एम जीरो टी जीरो लगा सकते हैं और देख रहे हैं दोनों सेम हैं, तो सिद्ध होता है कि ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, इस जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस जो है वो हमें एक और बात की जानकारी देता है। जैसा कि अभी हमने कहा, ठीक है, हमने ये इस प्रिंसिपल के अनुसार हमने क्या बताया कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में दोनों साइड के सारे टर्म्स में टोटल ओवरऑल सभी टर्म्स की यानी कि सब मिला करके सभी की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए डायमेंशंस इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट नहीं है। और करेक्ट तो हम वैसे भी लिखते नहीं हैं, हम तो हमारा जो भी काम चलता है, जो भी हम डेरिवेशन बनाते हैं, थ्योरम्स बनाते हैं, उसमें जो भी इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं या जो डिराइव होते हैं वो सभी सही ही होते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर रूल से बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हमेशा याद रखिएगा, एक मस्त वाली बात बता रहा हूँ कि हमेशा दो सेम डायमेंशंस वाली फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड किया जा सकता है या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है तो किसी भी कीमत पे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, एग्जांपल के लिए किसी वेलोसिटी में आप दूसरी वेलोसिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वेलोसिटी में आप फोर्स को जोड़ नहीं सकते या फोर्स को माइनस नहीं कर सकते। डेंसिटी में आप वॉल्यूम को माइनस नहीं कर सकते, डेंसिटी में डेंसिटी को ही माइनस प्लस कर सकते हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी से ही जुड़ या घट सकती है, प्लस या माइनस हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखता हूँ, हम देखेंगे कि उनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं, कौन कौन से डायमेंशनली करेक्ट हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकली करेक्ट हैं, कौन कौन से दोनों प्रकार से करेक्ट नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ k इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, दूसरा लिखता हूँ k इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर, तीसरा लिखता हूँ k इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम ए, चौथा लिखता हूँ मैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि पहले इक्वेशन के बारे में हम देखते हैं। अगर आप इसका डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करें तो k जो है वो काइनेटिक एनर्जी है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम एल टू टी माइनस टू। और अगर आप वो यहाँ से निकालें, मास के लिए m लिखें और ये एल टी माइनस वन का पावर स्क्वायर है मतलब, तो एम एल टू टी माइनस टू यहाँ से आ जाएगा। मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है बट न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है क्योंकि देखा जाए तो ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले जैसा दिख रहा है, बस कुछ कमी है, हाफ होना चाहिए था वहाँ पे, तब वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता। ठीक है, तो जो कि सच में ये है, इसलिए ये डायमेंशनली भी करेक्ट है, न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। इसको देखते हैं, हाफ एम ए स्क्वायर एनर्जी है और ये एम ए कौन होता है, हम लोग पढ़े हैं एफ इक्वल एम ए, या नहीं पढ़े हैं तो आप आगे पढ़ेंगे। एम होता है मास, ए होता है एक्सेलरेशन और मास इंटू एक्सेलरेशन यानी फोर्स होता है। तो फोर्स को हम किस में जुड़ा हुआ देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में, जो कि बहुत ही मीनिंगलेस बात है क्योंकि हम पढ़े हैं कि किन्हीं भी दो अलग अलग प्रकार की अलग अलग डायमेंशंस वाली फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये इक्वेशन गलत है, ये तो और गलत है क्योंकि एक तरफ है काइनेटिक एनर्जी, एक तरफ है फोर्स, तो उन दोनों को तो कभी उनका इक्वलिटी हम दर्शा ही नहीं सकते, ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये भी हो गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी हो गया। चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स मेरे माइंड में आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपको वो भी बता दूं ताकि आप उनको अच्छे से समझें।
मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट x है और वो इस एक्सप्रेशन द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, t समय है, abc कांस्टेंट है, abc की डायमेंशन सबको पता करनी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम ये जानते हैं कि सबकी डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए, तब कहीं जाकर वो इक्वेशन डायमेंशन करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए, यानी कि x की डायमेंशंस उतनी ही होनी चाहिए जितनी की a है, bt की डायमेंशंस उतनी ही होनी चाहिए जितनी की a है या x की, कुछ भी लिख सकते हो आप, सबकी इक्वल होनी चाहिए, सबकी। ठीक है, तो इसकी डायमेंशंस उतनी ही होगी जितनी की x की है, जितनी की a की है, जितनी की ct स्क्वायर की, सबकी इक्वल होगी। तो एक काम करता हूँ, x का है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन यानी हम l लिखते हैं, m और t नहीं है तो 0 0 लिखते हैं, ये आपको a का डायमेंशन पता चल गया। ठीक है, अब देखो, अगर आपको यहाँ से b का डायमेंशन पता करना है तो आप एक काम कीजिए, x के डायमेंशन है, t को डिवाइड ले लीजिए। ठीक है, t को डिवाइड इधर, ठीक है, इसको फिलहाल मैं मिटा देता हूँ, तो b का डायमेंशन आसानी से पता हो जाएगा। इसके लिए l लिख दो, ये t लिख दो, और अब क्या हो जाएगा बताइए, एल टी माइनस 1 हो जाएगा, m 0 हो जाएगा। ओके, बी का सॉरी, बी का डायमेंशन आ गया। अब हमको सी का डायमेंशन पता करना है, तो एक्स का डायमेंशन इज इक्वल्स टू सी टी स्क्वायर का डायमेंशन, सब सेम होना चाहिए। तो सी का डायमेंशन क्या होगा, एक्स का डायमेंशन अपॉन टी स्क्वायर का डायमेंशन, तो एक्स का डायमेंशन एल, नीचे टी स्क्वायर लिखेंगे, ऊपर जाएगा एल टी माइनस 2 हो जाएगा, एम नहीं तो आप 0 लगा सकते हो, एम 0 है टी माइनस 2। इस तरीके से हमने ए बी सी का डायमेंशन निकाल लिया। ठीक है, चलिए फटाक से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम्पल जो अब बताने जा रहा हूँ। किसी गैस इक्वेशन को जब हम लिखते हैं, ठीक है, करेक्शन फॉर्म वाला लिखते हैं, जब वांडरवाल्स करेक्शन करके जब हम किसी गैस इक्वेशन को लिखते हैं तो वो लिखते हैं p प्लस ए बाई वी स्क्वायर और v माइनस, अपन इसको 1 मोल के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, जब हम इसको n मोल के लिए लिखते हैं तो n यहाँ पे आ जाता है, फिलहाल हम 1 मोल के लिए लिख रहे हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन क्या क्या चीजें मैं आपको बता देता हूँ, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, r गैस कांस्टेंट है, t जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो देखो ये और ये आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं, प्लस में दिख रहे हैं, इसलिए p का जो डायमेंशन होगा वही a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। यानी a के डायमेंशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, p के डायमेंशन इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशन लिखना पड़ेगा। p के डायमेंशन क्या होता है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, कहाँ से आया, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का एम एल टी माइनस 2 लिखेंगे, एरिया का एल स्क्वायर लिखेंगे, एल स्क्वायर ऊपर जाके 1 पावर में से माइनस होकर माइनस 1 बचाएगा, वी स्क्वायर वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का एल 3 लिखते हैं, ऊपर स्क्वायर है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 बचेगा। देखिए 3 2 6, और यहाँ एल का पावर माइनस 1 है, तो 6 पावर माइनस 1 पावर कितना हो जाएगा बताइए, 5 पावर। ये आपका निकल गया किसका यूनिट, ए का यूनिट। ऐसे ही आप किसका यूनिट निकाल सकते हैं, बी का। वी और बी आपस में माइनस हुए दिख रहे हैं, और हम जानते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटीज को तभी जोड़ा या घटाया, यानी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जबकि उनके डायमेंशंस सेम होने चाहिए। तो हर हाल में यहाँ वी का जो डायमेंशन होगा वो बी का भी उतना ही होगा, और वी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का एल क्यूब, एम 0 टी 0 लगा दो, ये आपको बी का डायमेंशन पता चल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको भी आसानी से बना लिया, और बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसके देख सकते हैं, काफी सारे एग्जांपल्स हैं और सब वो ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, चलिए एक आध और एग्जांपल देखें इसका। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर है, ए और बी कांस्टेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, और एफ तो फोर्स है। ए और बी का डायमेंशंस पता करना है। आप देख लीजिए
हम जानते हैं कि दोनों ओर की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होनी चाहिए, तो एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला उतना ही होगा जितना कि ए रूट एक्स का है। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एफ के डायमेंशनल फॉर्मूले में से एक्स रूट एक्स के डायमेंशनल फॉर्मूले को डिवाइड करना पड़ेगा। एफ है एम एल माइनस वन टी माइनस एम एल टी माइनस टू, ओके, एम एल टी माइनस टू, और ये हो जाएगा रूट एल, एल का रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, तो कितना होगा, वन में से हाफ जाएगा तो हाफ पावर बचेगा और टी माइनस टू। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब देखते हैं बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना चाहिए। तो एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला। आप बोलोगे सर इसको इसी के इक्वल लेके क्यों चले, तो आप इसके इक्वल भी लेके चल सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। और बिल्कुल लीजिए, क्योंकि अब तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको पता चल चुका है, पहले नहीं पता था, इसलिए मैं इन दोनों को इक्वल लेके चलने कोई मतलब था नहीं, इसको मैं इसके इक्वल लेके चला ताकि मेरे को तीन क्वांटिटीज में से दो नोन है, एक अननोन है, तो हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। अब इन दोनों को लेके चल देता हूं मैं, तो क्या होगा बताइए। बी का डायमेंशनल फॉर्मूला जानने के लिए एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू हो जाएगा अपॉन टी स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर लिखूंगा, स्क्वायर ऊपर जाके माइनस टू का, माइनस टू पहले से है तो माइनस फोर हो जाएगा, और इस तरीके से आपने बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से निकाल लिया। तो समझ में आया ये वाला आपको ये एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप बहुत एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे यूज में, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ही चल रहा है और उसका तीसरा यूज हम देख रहे हैं, टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि जब आपको कोई फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हो, दो या दो से ज़्यादा, और आपको बताना है कि उनमें क्या रिलेशन है, तो उसके लिए हम इस एनालिसिस का हेल्प लेते हैं। चलिए हम इसके लिए भी एक आध दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके लिए वैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल भी अगर बताऊं तो सफिशिएंट है, बाकी एग्जाम्पल आप वैसे ही बना सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल समझिए और अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए, कहीं भी डाउट हुई तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट में। तो चलिए अब कौन सा एग्जाम्पल लूँ मैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। हमको सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन पता करना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स acting on an object of mass m, ठीक है, velocity v and radius of circular path is r, ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे घुमा सकता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, घूम रहा है, तो जरूर उसको कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो अब देखिए आप, हमको सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एफ के लिए एक्सप्रेशन पता करना है। किन किन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मास पर, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, वो डिपेंड करता है उस सर्कुलर पाथ के रेडियस पर। ये कुछ ऐसा, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन जानने के लिए ना उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचना चाहिए। तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो हमको पता नहीं कि एम वी और आर पर डिपेंड तो करता है वो फोर्स, आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, मगर किन किन तरीकों से डिपेंड करता है वो नहीं पता, इसलिए आप पावर में एबीसी लगा दीजिए और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाइए। फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स किन किन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर। तो हम उन तीनों क्वांटिटीज़ को लिख लिए और उनके पावर्स में एबीसी लगा लिए। आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको देगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, इन 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 पर डिपेंड करती है, और इनमें
क्या रिलेशन होगा या एक्सप्रेशन पता कीजिए। तो आपको ऐसे ही करना है कि जो क्वांटिटी जिन जिन पर डिपेंड करती है, तो जो डिपेंड करती है उसको इस साइड लिख लो, और वो और किन किन पर डिपेंड करती है उसको उस साइड लिख लो, और पावर में ABC लगा लो। ठीक है, तो ये सरल तरीका है बनाने का। अब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट में लेता हूँ K MA VB RC। ठीक है, सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए आप। F फोर्स है, ML T-2। K कांस्टेंट है, उसका डायमेंशनलेस क्वांटिटी, उसको छोड़ो हटाओ, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ मैं। M मास है, तो मास का फॉर्मूला M बस लिखूंगा मैं, T और 0 नहीं है तो चाहते हैं तो हम L0T0 लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो भी ठीक है। पावर में A है, V क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी होता है LT-1, पावर में B है। R के लिए तो केवल L लिखेंगे, रेडियस एक लेंथ होती है, पावर में C है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इन पावर को जो सेम क्वांटिटी है उनके पावर्स को ऐड कर देते हैं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ML T-2 हो गया ये, M का पावर में A हो जाएगा, L यहाँ 1 पावर और ये B पावर है ना, तो पावर में B1 जब B और प्लस C तो B प्लस C, और T⁻⁻B, -1 इंटू B यानी हो जाएगा -B। ठीक है, ये A पावर हुआ 1 इंटू A यानी A, L का पावर 1 को B से इंटू करेंगे तो 1B जब B यानी B1 जब B, और L का पावर C है तो B प्लस C हो गया, T के पावर में -B हो गया। अब फिर वही बात आ गई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहलाता है, क्या कहता है कि कोई भी एक्सप्रेशन तभी डायमेंशनली करेक्ट होगा, और हम करेक्ट ही तो बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे उस एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस प्रिंसिपल का, और उसके अनुसार दोनों डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो सेम होने के लिए आप कंपेयर कर दीजिए, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे A है, यानी A की वैल्यू 1 आ गई। MM के पावर में जो है उनको इक्वल करना है, LL के पावर वालों को इक्वल करना है, L का पावर वहाँ B प्लस C है, और यहाँ L का पावर 1 है। ठीक है, T का पावर वहाँ -B है, यहाँ T का पावर -2 है, तो क्या होगा, ये माइनस माइनस कटेगा, B की वैल्यू आ गई -2, सॉरी B की वैल्यू आ गई +2, और B की वैल्यू +2 को आप यहाँ रख देंगे, ट्रांसफर करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, M का पावर को कंपेयर किए तो इधर 1 है, उधर A है, इसलिए A इक्वल 1 हो गया। L के पावर को कंपेयर करेंगे तो वहाँ B प्लस C पावर है, यहाँ 1 पावर है, इसलिए B प्लस C इक्वल्स टू 1 हो गया। T के पावर को कंपेयर करेंगे, -2 -B है, माइनस माइनस कटेगा, B की वैल्यू 2 आई, B की वैल्यू 2 को यहाँ रख देंगे, पलटाएंगे, C की वैल्यू -1। A B C की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 से F इज इक्वल्स टू K M का पावर A, M रेज़ टू द पावर A है A कहाँ गया, A1, B का पावर कितना है 2, R का पावर कितना है C -1 है, -1 के कारण आप उसको नीचे उतार दो, mv²/r। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसी से मिलते जुलते और एग्जांपल्स आपको ट्राई करने हैं, कहीं भी डाउट होगी तो पूछना है। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि काफ़ी सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, और समझाते समझाते कभी कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो आप उन्हें उनके लिए क्षमा कर दिया कीजिए हमें। और हाँ, कहीं भी डाउट हो तो आप बिंदास पूछ सकते हैं कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स को भी इन वीडियोस का लाभ मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।